अब हम हमारी इसी पीपीटी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके अंदर, हम बेसिक चीज़ें इसकी जो हैं आधारभूत शरीर की संरचना, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट या जो हमारे पुष्पीय पादप होते हैं उनकी आधारभूत शरीर संरचना किस प्रकार की होती है, क्या क्या मेन पार्ट होते हैं, हमारे प्लांट ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, फल, बीज और इन सब का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, इन कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, पादप के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने देखा था पादप का जो होती है प्लांट बॉडी जो होती है वो उसमें दो मेन पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम फंडामेंटल ऑर्गन या फंडामेंटल प्लांट्स ऑर्गन हमारे पास में एक तो मेनली रूट सिस्टम होता है और एक मेनली शूट सिस्टम होता है। ठीक है, रूट्स के टाइप देख लिए थे हमने। रूट्स के टाइप में हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में डिस्कस किया था। टैप रूट और एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम अभी तक जो बेसिक चीज़ें हैं जड़ों से रिलेटेड या पादपों से रिलेटेड या फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी जो हमने टाइप्स ऑफ रूट देखी या है ना रूट के प्रकार देखे है ना, वो रूट का प्रकार हमने किस बेसिस पर देखा कि रेडिकल वाले भाग से निकलने वाली जड़ों के आधार पर। ठीक है, प्राथमिक जड़ किस प्रकार की होगी, फाइब्रस में किस प्रकार की होगी और मुसला जड़ जो है उसमें किस प्रकार की होगी। अब हम आगे देखते हैं कि जड़ जो होती है, रूट जो होती है हमारी, उसके भाग कितने होते हैं, है ना, रूट कितने टाइप की होती है, क्या फंक्शन करती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि जो हमारी रूट है वो कितने भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो अब हमारा जो मेन रहेगा वो किस पर रहेगा, पार्ट्स और रीजन्स ऑफ द रूट, मतलब जड़ों के कितने भाग होते हैं, है ना। पार्ट्स और रीजन मतलब हम जनरली देखते हैं ना, जनरली हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं, है ना, कि प्लांट के पार्ट या फिर रूट्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक सामान्यकृत मूल में निम्नलिखित 4 भाग होते हैं, है ना। जनरली हम देखते हैं कि एक रूट जो होती है वो कितने भागों से कंसिस्ट होती है, कितने भागों से मिलकर बनी होती है। तो हमारे पास में 4 भाग हैं। रूट कैप, ठीक है, सबसे पहला भाग क्या है, रूट कैप। दूसरा भाग है हमारे पास में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल गोप, है ना, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, मूल गोप। दूसरा भाग है शीर्षस्थ विभज्योतक या कोशिका विभाजन क्षेत्र। दूसरा भाग कौन सा है, कोशिका विभाजन क्षेत्र, है ना। इन सब के फंक्शंस हम देखेंगे, पहले हम नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तीसरा भाग है हमारे पास में कोशिका, ये थर्ड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकंड था और ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कोशिका विवर्धन क्षेत्र, है ना, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का मतलब लंबाई में वृद्धि होना, लंबाई में जो सबसे बड़ा होता है। और लास्ट है हमारे पास में कोशिका परिपक्वता का क्षेत्र, है ना, सेल मैच्योरेशन का क्षेत्र। ये किस प्रकार से होते हैं हम पहले वो देखते हैं, उसके बाद में हम इनके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, है ना, फंडामेंटल जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ द रूट, है ना। अब हमारा फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम प्लांट का, उसके अंदर अब हम क्या देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द रूट। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, पार्ट्स ऑफ द रूट, रूट के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा मेनली जो जड़ें होती हैं वो कितने भागों से मिलकर के बनी होती है, 4 पार्ट होते हैं रूट्स के अंदर। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं हमारे, सबसे पहले हमने बात करी कि अगर हम बात करें ये 4 भागों की, ये 4 भाग कहाँ से कहाँ का पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि सबसे बेस पर क्या होता है, सबसे नीचे कौन सा भाग होता है ना, बेस से लेकर के अपर पार्ट के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम टाइप्स ऑफ रूट पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ रूट पढ़ रहे हैं फ्रॉम बेस टू अपर, है ना, अप, है ना, बेस से लेकर के ऊपर, नीचे से लेकर के ऊपर की बात करें तो सबसे बेस पे हमारे पास में क्या होता है, रूट कैप।
क्या होता है, रूट कैप, जिसको हम बोलते हैं मूल गोप। ठीक है, सबसे पहले बेसल पार्ट में क्या होता है, रूट कैप होती है जिसको हम बोलते हैं मूल गोप। ठीक है, दूसरा पार्ट अभी हमने देखा कि सेल, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कोशिका विभाजन का क्षेत्र, कोशिका विभाजन का क्षेत्र। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है कोशिका विवर्धन का क्षेत्र, है ना, कोशिका विवर्धन का क्षेत्र। और लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट होता है, हमने बोला मैच्योरेशन, इलोंगेशन के बाद में क्या आ जाएगा, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता, है ना, परिपक्वता का क्षेत्र। ठीक है, ये 4 क्षेत्र के बारे में हमको अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने बोला कि पार्ट्स ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 4 पार्ट्स आते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, रूट केप, उसके ऊपर रीजन ऑफ सेल डिवीजन, है ना, फिर होता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन और फिर होता है मैच्योरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं, इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो कोई भी हमारी जो रूट होती है ना, उसका बेसल पार्ट इस प्रकार से आपका क्या होता है, बेसल पार्ट में इस प्रकार से रूट कैप जो होती है वो लगी हुई होती है। ठीक है, बेस से बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले हमने बोला बेस पर कौन होता है, रूट कैप, है ना, और अपर पार्ट में इस प्रकार से हमारे पास में जो जड़ें होती हैं वो लगी हुई होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये रूट्स हो गई, है ना, रूट हेयर हो गए। अब ये पूरा हम रूट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, रूट हेयर। अगर हम इसके पार्टीशन की बात करें तो सबसे बेस पर हमारा कौन होता है, सबसे बेस पर हमारा होता है रूट कैप, है ना, सबसे पहले बेस पर क्या होगा, रूट कैप होती है। ठीक है, फिर ये जो अपर पोर्शन है हमारा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता का क्षेत्र। ठीक है, मैच्योरेशन के बाद में हमारा, इसके बाद में कौन सा पोर्शन होता है, उसके बाद में होता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका, है ना, रूट केप के ऊपर रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन आ गया और लास्ट पोर्शन हमारा हो गया रूट कैप। तो इस प्रकार से हमारे 4 भाग होते हैं किसी भी रूट के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये तो सबसे पहले रूट कैप हो गया, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन हो गया, सॉरी सेल डिवीजन हो गया, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन हो गया, फोर्थ हो गया रीजन ऑफ सेल या मैच्योरेशन। और ये हमारे क्या है, रूट है, ये हमारे क्या है, रूट है। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है जड़ों का। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फंडामेंटल चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको एनाटॉमी पढ़नी है, हमको एनाटॉमी पढ़नी है। मतलब हम अब सारे पादप भाग जितने भी हैं उनकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले हमको पादप भागों के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं कि हम बेसिक चीज़ पहले पढ़ेंगे कि पहले पादप के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उसके बारे में हम समझ लें। हमने बोला मेनली पादपों के अंदर 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम और एक होता है आपका शूट सिस्टम, है ना। हम प्लांट बॉडी की बात करें, पादप शरीर की बात करें, प्लांट बॉडी की ही बात कर रहे हैं हम, पादप शरीर की ही बात कर रहे हैं हम।
तो हमने बोला मेनली वहाँ पर आपके दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। अभी हमने स्टार्ट किया है रूट सिस्टम को। रूट सिस्टम में हमने पढ़ा कि रूट्स क्या होती हैं, जड़ें क्या होती हैं, जड़ों के काम क्या होते हैं, है ना। जड़ें जो है वो खनिज और जल का अवशोषण करके दूसरे पादप भागों तक पहुंचाती है, या है ना भूमि में स्थिर रखने का, बनाए रखने का, एक जगह पादप को स्थिर बनाए रखने का काम करती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो जड़ों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब जड़ें जो हैं वो उत्पत्ति के आधार पर हम बोल सकते हैं जड़ें जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली तो टैप रूट और एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है वो हमने डिस्कस कर दिया, एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट क्या होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब जड़ों का जो निर्माण होता है वो बीज के कौन से भाग से होता है, बीज के मूलांकुर वाले भाग से होता है, मतलब रेडिकल वाले भाग से जड़ें बनती है। आर से हम याद रख सकते हैं रेडिकल रूट्स। रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनती है। तो बचा क्या, प्यूम्यूल बचा, तो प्यूम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है। रेडिकल को हिंदी में हम बोलते हैं मूलांकुर। तो बीज के मूलांकुर वाले भाग से जड़ों का निर्माण होता है, मूलों का अंकुरण होता है। मूलांकुर, मूलांकुर मतलब मूल बनती है, जड़ों को हम मूल भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रांकुर, P स्टैंड्स फॉर प्यूम्यूल, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रांकुर। और प्रांकुर से आपका कौन सा सिस्टम डेवलप होता है, प्रांकुर से डेवलप होता है आपका शूट सिस्टम, ठीक है। अब हमने जड़ों के बारे में पढ़ लिया, हमने जड़ों के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी जड़ के अंदर कितने भाग होते हैं, जड़ों के अंदर कितने भाग होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स या फिर रीजन्स ऑफ रूट, है ना, रीजन्स ऑफ रूट, कि जड़ की संरचना के अंदर कितने भाग हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने बोला कि अगर हम बेस से टॉप पर जाएंगे, है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो जड़ों के अंदर, जड़ों की संरचना के अंदर चार भाग हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, अगर हम बात कर रहे हैं बेस, है ना, बेस टू अप या फिर बेस टू टॉप की बात करें, तो सबसे पहले आता है रूट कैप, फिर आता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन का क्षेत्र, फिर आपका आता है सेल इलोंगेशन का क्षेत्र, है ना, और फिर आपका आता है परिपक्वता का क्षेत्र। अब रूट कैप सबसे बेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन वाला आपका क्षेत्र। अब हमको ये याद रखना है कि पूरे के पूरे पादप के अंदर, पूरा का पूरे पादप के अंदर सारे के सारे भागों में कोशिका विभाजन नहीं होता है। पहली बात, पूरे प्लांट की सेल्स के अंदर एक साथ कोशिका विभाजन नहीं होता है। पादप के अंदर कुछ स्पेसिफिक भाग होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, केवल वहीं पर कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, केवल वहीं पर। जैसे ये पूरा हमारा, अगर हम बोल रहे हैं कि स्टेम है, तो इस पूरे स्टेम की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। हमने बोला ये स्पेसिफिक क्षेत्र है, ये स्पेसिफिक क्षेत्र है, केवल इतने ही भाग की कोशिकाएं विभाजन करती हैं। तो दूसरी कोशिकाएं क्या करती है, वो सेल्स मैच्योर हो चुकी होती है, वो सेल्स परिपक्व, है ना। तो इस भाग की कोशिकाएं डिवीजन क्यों नहीं करती है, क्योंकि इस भाग की कोशिकाएं मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। और परिपक्व कोशिकाएं क्या होती हैं, परिपक्व कोशिकाओं में आगे विभाजन की कैपेसिटी नहीं होती है, या फिर विभाजन की कैपेसिटी कुछ समय के लिए दब जाती है, ठीक है। तो ये, तो हर भाग के अंदर, हर प्लांट पार्ट के अंदर सारी के सारी जगह पर, सारे के सारे प्लेसेस पर सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन के लिए वहां पर स्पेसिफिक जगह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रूट कैप के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, रूट कैप के ऊपर, रूट की टिप होती है ना, टिप, है ना, रूट टिप के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, वहां की कोशिकाएं हमेशा क्या करती है, विभाजन करती हैं। वहां की कोशिकाएं हमेशा क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। अब किसी भाग में एक कोशिका है ना, एक कोशिका है, अब उसने विभाजन किया, दो कोशिका बनी, इन्होंने विभाजन किया, चार कोशिका बनी, फिर इन्होंने विभाजन किया, इस प्रकार से। तो आप क्या देखते हो, जब भी सेल डिवीजन करती है,
जब भी सेल डिवीजन करती है तो हमेशा उस भाग का एरिया जो है वो क्या होता है, उसकी लंबाई जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, उस भाग की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर इतने भाग की कोशिका विभाजन कर रही है तो इसका मतलब इस भाग की कोशिकाएं अब ऊपर की ओर जाती जाएंगी, नई नई कोशिका बनती जाएंगी और नई कोशिकाएं ऊपर की ओर जाती जाएंगी। तो इस प्रकार से वो पोर्शन क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, विवर्धन हो जाएगा, वो पोर्शन सबसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी कोशिकाएं क्या कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है। अगर इतने भाग की कोशिका विभाजन कर रही है तो इसमें क्या होगा कि सेल्स जो है वो आपकी बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और वो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इतने पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, इलोंगेशन का क्षेत्र, इलोंगेशन का क्षेत्र हमने इसको बोल दिया। और सबसे ऊपर की कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करती है, जिनमें विभाजन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है या कुछ टाइम के लिए रिप्रेस हो चुकी है, दब चुकी है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। परिपक्वता का क्षेत्र, परिपक्व कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है, परिपक्व कोशिकाओं की विशेषता यह होती है कि उनमें अब विभाजन नहीं होगा। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर, जिसको हम रोम बोलते हैं, मूल रोम, है ना, क्या बोलते हैं हम, मूल रोम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जड़ के अंदर इस प्रकार से भाग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, रूट कैप हो गई, रीजन ऑफ सेल डिवीजन हो गया, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन हो गया, मैच्योरेशन हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास में भाग हो गए, डिफरेंट इसके फंक्शन होते हैं, सेल डिवीजन करना, उसका क्षेत्र बढ़ना। ठीक है, और यहाँ की सेल्स, यहाँ तक आते आते वो सेल्स क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होंगी। अब इनमें डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी होगी, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो इस प्रकार से हमारा एक पर्टिकुलर रूट का स्ट्रक्चर होता है ना। हमने रूट के टाइप्स देख लिए, रूट का स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक सिस्टम तो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमारे पास में प्लांट बॉडी के अंदर दो मेन सिस्टम थे, एक तो था रूट सिस्टम और एक था शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर हमने देख लिया कि जड़ें होती है, जड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जड़ों के अलग अलग भाग होते हैं, इन सब पॉइंट्स के बारे में। दूसरी बात आती है स्टेम्स या शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास में तीन चीजें आती हैं जनरली हम बोले तो। शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। तो शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास में क्या क्या आता है, तो शूट सिस्टम के पास में हमारे पास में आता है तना, स्टेम, दूसरा भाग होता है हमारे पास में लीव्स, पत्तियां, और तीसरा भाग आता है आपके ब्रांचेस, है ना, शाखाएं, और इसी से अटैच्ड आपके फ्लावर हो जाएगा, पुष्प, है ना, उसी से अटैच्ड आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट जितने भी भाग है, सीड, फ्लावर, क्या बोलते हैं अपना, फ्रूट हो गया, फल हो गया, तो वो सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, क्योंकि तने की ब्रांचेस पर ही लगी होती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये भाग होते हैं हमारे मेनली। तने का काम हमने देख लिया, रूट का काम हमने देख लिया। ठीक है, हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्योंकि आगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। हमको जब एक्सटर्नल चीजें नहीं पता है, जब तक दो बातें मैंने बोली, दो टर्मिनोलॉजी मैंने बोली, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहरी संरचना। क्योंकि बाहरी संरचना क्या होती है, जो आप इजीली अपनी आंखों से देख पा रहे हो, आपको उसको देखने के लिए किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली आप उसको देख पा रहे हो, वो तो कहलाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना, जिसको आप इजीली अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या किसी भी यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी संरचनाएं कहलाती हैं आपकी आंतरिक संरचनाएं। तो जब तक आपको किसी जैसे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो जब तक आपको प्लांट के बाहरी संरचनाओं के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो एनाटॉमी से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी पीपीटी है, हमारी स्लाइड है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल के भाग या क्षेत्र, पार्ट्स और रीजन ऑफ द रूट। हम देख चुके हैं रूट के कितने पार्ट होते हैं, मूल के कितने भाग होते हैं। तो एक तो हो गया रूट कैप, है ना, दूसरा हो गया शीर्षस्थ विभिज्योतक,
है ना, या विभाजन का क्षेत्र, तीसरा हो गया कोशिका विवर्धन का क्षेत्र, और चौथा हो गया कोशिका परिपक्वता का क्षेत्र, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन। इसमें डिफरेंस क्या है उसकी हमने बात करी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है किसका, रूट का। अब हम इससे समझते हैं कि किस हिसाब से हमारा रूट होता है ना, इस हिसाब से। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है रूट कैप, साथ साथ में हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करते जाते हैं। सबसे हमने ये जो टाइप देखे हैं वो लोअर टू अपर पोजीशन में देखे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस रूट कैप की, है ना, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे रूट कैप की, है ना। तो ये रूट कैप क्या होती है, रूट कैप को हिंदी में हम बोलते हैं मूल गोप, है ना। ये हमेशा हम देखते हैं स्थलीय पादप जितने भी होते हैं उनमें मूल का जो निचला सिरा होता है ना, जो गद्दीदार होता है, एक तरीके से गद्दीदार संरचना से आवृत होता है। मतलब ये रूट है तो रूट के ऊपर एक कैप है ना, रूट के ऊपर एक कैप लगी हुई है, इसको हमने बोल दिया रूट की कैप। तो ये एक गद्दीदार होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो रूट्स होती है उसकी वृद्धिकारी उसको बढ़ाना या फिर रूट्स की रक्षा करना, एक तरीके से बेस है तो ये और गद्दीदार है ना, तो ये क्या करता है, रूट के एज अ प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। पेनिट्रेशन होने से बचाता है ना, ये कुछ पदार्थों का स्राव भी करती है, ठीक है, और मृदा में इसका पेनिट्रेशन होने से सहायता करती है। तो ये हो गया रूट कैप का काम। अब दूसरा रीजन है हमारे पास में, रीजन ऑफ क्या, सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास में ये ऊपर जस्ट इसके ऊपर वाला ये हमारा क्या हो गया, ये तो अब क्या रूट कैप हो गया, और ये हमारे पास में हो गया ये वाला पोर्शन, है ना, पूरा रूट कैप के ऊपर वाला, ये हमारा कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन है ना, डिवीजन हमेशा हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे ऊतकों के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, फिर भी हम देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम, या फिर इसका दूसरा नाम शीर्ष विभज्योतक भी है, तो या कोशिका विभाजन का क्षेत्र, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है वो मूल गोप के ठीक पीछे स्थित होता है, ये हमको पता है, जस्ट ऊपर की तरफ स्थित होता है उसके, ठीक है। और मूल का प्रमुख वृद्धिकारी या विभाजनकारी भाग होता है। रूट का मेन पार्ट होता है जो डिवीजन करता है, मेन पार्ट होता है जो डिवीजन करता है। इस भाग की कोशिकाएं हमेशा सक्रिय होती हैं और सक्रिय रूप से आपका एक्टिवली क्या करती हैं, एक्टिवली आपका डिवीजन करती हैं, एक्टिवली आपकी विभाजन करती है। उपापचयी रूप से भी ये सक्रिय होती है, मेटाबॉलिक वे में भी ये सक्रिय होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, सेल है ना, कोशिका भित्ति जो होती है वो काफ़ी पतली होती है ना, बिना किसी अंतराकोशिक स्थान के होती है ना। सेल वॉल जो होती है वो बिना किसी अंतराकोशिक, सेल्स जो होती हैं उसमें कोई भी स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस वो नहीं होता है ना, और ये क्षेत्र जो होता है वो लंबा होता है। थर्ड हमारा जस्ट इसके ऊपर की तरफ आ जाता है ये वाला क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, ये हमारा क्या है, सेल इलोंगेशन का क्षेत्र। तो जस्ट उसके ऊपर ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या है, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है कोशिका विवर्धन का क्षेत्र। तो कोशिका विभाजन क्षेत्र के नीचे स्थित यह क्षेत्र आपका सबसे लंबा क्षेत्र होता है, सबसे लेंदी होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 mm, 10 mm लंबा होता है ये। इसकी कोशिकाओं में तीव्र लंबन या विवर्धन होता है ना, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट नीचे कौन सा क्षेत्र उपस्थित है, इसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है हमारे पास में सेल डिवीजन का क्षेत्र। तो जब सेल डिवीजन का क्षेत्र वाली सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन करेगी तो क्या होगा, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन वाला क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर और क्या खास बातें हैं, अगर हम बात करें इसमें वृद्धिकारी हार्मोन्स भी होते हैं, है ना, ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ सामान्यतया कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है, कुछ कोशिकाओं तक सीमित होती है ना, होगी तो भी कुछ ही कोशिकाओं तक सीमित होगी। मतलब इस क्षेत्र के अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें होगी तो कुछ ही एरिया में होगी। जैसा कि हमने बोला कि एक प्लांट के अंदर पूरे पादप भाग के अंदर विभाजन नहीं होता है कोशिकाओं में, ठीक है, डिवीजन नहीं होता है। मूल की लंबाई में वृद्धि इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है, मूल की लंबाई में वृद्धि इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है। रूट कितनी लंबी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, सेल इलोंगेशन, मतलब, और वो रीजन क्या है, क्योंकि उसके नीचे सेल डिवीजन वाला जो
क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, वो डिवीजन कर रहा है, वो आपका क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली डिवीजन कर रहा है, जिससे उसके ऊपर वाला जो रीजन है, इलोंगेशन वाला रीजन है, वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है कोशिका परिपक्वता का क्षेत्र। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन, तो ये पूरा जो एरिया है ये क्या कहलाता है, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो ये पूरा एरिया जिसके ऊपर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मूल रोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पूरे मूल रोमों का काम क्या होता है, ये जो भी मिनरल्स और ये सब होते हैं उनको अवशोषण करने का काम करती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कोशिका परिपक्वता का क्षेत्र, तो मूल का यह सबसे बड़ा 1 से कई सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। यहाँ पूर्णतः विवर्धित कोशिकाओं में है ना विभिन्न प्रकार के विभेदन या परिपक्वता होती है ना। परिपक्वता होने की वजह से ये क्या करती हैं, डिवीजन नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इन रूट हेयर्स, ये जो हमारे रूट हेयर है ना, हम बोलते हैं ना कि रूट जो होती है वो लवणों का, खनिज लवणों का, वाटर का अवशोषण करती है। तो इसका काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। इसका काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण। किसका, रूट हेयर का। तो सॉइल में से जितने भी जड़ है ना, खनिज लवण है, पानी है, उनको अवशोषण करने का काम ये कौन करता है, यही रूट हेयर करती है, ठीक है। और इसका प्रमुख काम हो गया, मूल रोमों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को मूल रोम क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस रीजन में, मैच्योरेशन रीजन में रूट हेयर पाए जाते हैं। इसी कारण इस रीजन को हम रूट हेयर क्षेत्र या फिर भी कहते हैं। मैच्योरेशन क्षेत्र को हम और क्या बोलते हैं, रूट हेयर रीजन भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ रूट और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द रूट, ठीक है, क्या क्या काम करता है ये, उसकी बात करें। अब हम आगे देखते हैं शूट सिस्टम। आगे हमारे पास में रूट सिस्टम, रूट की स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है। अब हमारे पास में आता है क्या, शूट सिस्टम, तने वाला, है ना। तो अब मेन दूसरा पार्ट है, तो यह पादप का वायवीय या एरियल भाग होता है। यह पादप का वायवीय या फिर एरियल पार्ट होता है। यह पादप का वायवीय भाग होता है, जो बीजांकुरण के समय बीज में उपस्थित प्रांकुर के विवर्धन से उत्पन्न होता है। किसके विवर्धन से, किसके इलोंगेशन से उत्पन्न होता है, प्रांकुर के विवर्धन से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। पहली बात, जड़ें किससे बन रही थी, रेडिकल से, और शूट किससे बन रही है, शूट आपकी बन रही है प्यूम्यूल से, ठीक है, प्यूम्यूल के एलोंगेशन से। इस तंत्र की वृद्धि गुरुत्वीय या गुरुत्व बल के विरुद्ध प्रकाश की ओर होती है। प्ररोह तंत्र पादप के प्रमुख स्तंभ, मेन स्टेम तथा इनकी शाखाओं एवं पत्तियों से मिलकर बना होता है। आप देखिए, प्ररोह तंत्र के अंदर कौन कौन आता है, एक तो मेन स्टेम आ गया, उसकी ब्रांचेज आ गई, लीव्स आ गई, इन सब से मिलकर बना होता है ना। इसके अलावा फिर आपके जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। स्तंभ का मुख्य कार्य पादप को सहारा देना, सपोर्ट, है ना। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करना प्लांट को, है ना, पत्तियों को धारण करना। दूसरा मेन काम क्या है, लीव्स को क्या करना, रखना, ठीक है। तीसरा काम हो गया मूलों द्वारा अवशोषित जल व विलयनों का संवहन करना, कंडक्शन करना, ठीक है। पादप के अन्य भागों तक, उसकी ब्रांचेस तक, पत्तियों तक, है ना, पहुंचाना, है ना। फ्रूट हो गया, फ्रूट तक पहुंचाना, फ्लावर तक पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ों का काम किसके पास में रहता है, तने के पास में। यह सामान्यतः धनात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है ना। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ता है, ठीक है। जबकि जड़ें जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर यह बढ़ती है। तो कई पौधों में स्तंभ रूपांतरित होकर अन्य विशिष्ट कार्यों भी करते हैं, और ये कार्य भोजन संग्रह, यांत्रिक सहारा, आरोहण, कायिक जनन आदि से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये कार्य डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि आपके पास में जो डिफरेंट काम होते हैं ये, है ना, डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, है ना, रूपांतरित होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। तो वो हम अलग अलग जगह पर देखते हैं कि जड़ों के मॉडिफिकेशन होते हैं, तने के मॉडिफिकेशन होते हैं, अलग अलग कार्यों को करने के लिए। अलग अलग कार्य इन द सेंस वो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए हो सकता है ना, सहारा देने के लिए। जैसे बरगद के अंदर हम देखते हैं
एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तने या फिर ब्रांच से निकलती हैं, तो वो पादप को क्या करती है, सहारा देती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट कामों को करने के लिए हमारे पास में जड़ें जो हैं वो होती हैं, है ना। डिफरेंट कामों को करने के लिए जड़ें होती हैं और दूसरे डिफरेंट कामों को करने के लिए शूट होती है। तो इस तरीके से हम देखें तने का, है ना, पहली बात तने के से रिलेटेड अगर हम इन शॉर्ट देखें तो तना क्या होता है, तना एरियल पार्ट होता है ना, वायवीय भाग होता है। तो जितनी भी एसेसरी क्रियाएं होती हैं प्लांट्स के अंदर, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जैसे हम बोले फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद आप बोलो ग्रोथ, है ना, ग्रोथ तो हालांकि रूट्स में भी होती है, बट रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, तो ये सब ऐसी प्रोसेसेस हैं जो आपकी वायवीय भागों द्वारा संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट के थ्रू। पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल या कैरोटिनॉइड्स, तो ये सब लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लीव किसका पार्ट है, शूट सिस्टम का पार्ट है। ट्रांसपीरेशन की हम बात करते तो हमको पता है मेनली ट्रांसपीरेशन कौन से भाग से होता है, मेनली ट्रांसपीरेशन आपकी पत्तियों से होता है। बाकी, है ना, पत्तियों के अंदर भी क्या, स्टोमेटा के अंदर, है ना, स्टोमेटा के थ्रू होता है। गटेशन की बात करें तो गटेशन भी हमारा मेनली लीव्स के अंदर प्रेजेंट हेडेंथोड के थ्रू होता है, हेडेथोड्स के थ्रू होता है, जलरंध्रों के द्वारा होता है। तो ये सारे भाग जो है वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो लीव के ऊपर प्रेजेंट पार्ट, या फिर हम बोले कि तने के ऊपर जितनी भी तना है, तने के पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये सब जो है इन शॉर्ट आपके किसका पार्ट है, शूट सिस्टम का पार्ट है। तो अब ये हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम हमारा जो मेन सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। तो हमारे मेन सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वो पढ़ने से पहले हमने समझ लिया है कि प्लांट के अंदर मेन कौन कौन से सिस्टम होते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन से मेन भाग होते हैं, जिसके बारे में हमको एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।